हेलो एवरीवन, टॉप 5000 आरआरबी एग्जाम 2026 के जीके जीएस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज़ में आरआरबी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज हम लोग प्रेसिडेंट पर बेस्ड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और यह पॉलिटी पर 9th वीडियो है। तो आज का पहला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कब लगाया जाता है? यह तभी लगाया जाता है जब राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण किया जाता है, यानी संविधान के नियम को कम किया जाता है, कोई असंवैधानिक कार्य किया जाता है, तभी इम्पीचमेंट यानी महाभियोग की प्रक्रिया को लाया जाता है। या हमारे संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का विवरण दिया गया है, कैसे महाभियोग लाया जाता है। यह संसद के किसी भी सदन में महाभियोग के प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा। तो याद रखिएगा, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पर सवाल पूछे गए हैं एनटीपीसी में 10+2 लेवल में 19 अगस्त 2025 को। तो बी इसका राइट आंसर है। इन इंडिया व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द चार्ज इज प्रेफर्ड बाय। भारत में जब संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तो आरोप के द्वारा लगाया जाता है। तो वही है कि इसका आरोप या प्रस्ताव कहाँ लगाया जाएगा? तो यह संसद के किसी भी सदन में। तो बी इसका राइट आंसर होगा, आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रस्ताव को लाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? आपको पता होगा आर्टिकल 74 में यह रूल है कि राष्ट्रपति को उनके कार्यों की सहायता के लिए और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। मंत्रिपरिषद जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। इस पर एक महत्वपूर्ण सवाल है, अक्सर पूछा जाता है, 42वें और 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि वह मंत्रिपरिषद से सलाह जरूर लेगा। मंत्रिपरिषद से सलाह अनिवार्य रूप से लेगा। याद रखिएगा, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रेशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति का विवेकाधिकार है? ऑप्शन है, बिना सलाह के लोकसभा भंग करना, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, या लास्ट ऑप्शन है धन विधेयक को स्वीकृति देना। तो राष्ट्रपति के पास यह विवेकाधिकार होता है कि जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न हो तो राष्ट्रपति अपने विवेक से यह तय कर सकता है कि किसे सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना है, यानी किसको प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करना है। यह उनके विवेकाधिकार के अंतर्गत है। तो सी इसका राइट आंसर है। धन विधेयक की स्वीकृति आर्टिकल 110
अनुच्छेद 110 के तहत धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राष्ट्रपति इसे अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा सी इसका राइट आंसर है। अंडर विच सर्कमस्टांसेस कैन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व द लोकसभा बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स नॉर्मल टर्म? किन परिस्थितियों में भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि समाप्त होने से पहले भंग कर सकता है? बिल्कुल सही सुना आपने कि राष्ट्रपति के पास सामान्य अवधि से पहले भंग करने का शक्ति होती है, भंग करने की शक्ति होती है। ऑप्शन है संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र के परामर्श के बाद, जब सर्वोच्च न्यायालय संसद को भंग करने का आदेश देता हो, प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर, बिना किसी शर्त के राष्ट्रपति जब चाहे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी अगर प्रधानमंत्री अनुशंसा करते हो किसके अनुसार? आर्टिकल 852 के अनुसार, अनुच्छेद 85(2) के अनुसार आमतौर पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर, यानी प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को उसकी सामान्य अवधि से पहले भंग कर सकता है। तो सी इसका राइट आंसर है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज़ द पावर टू रिमूव और रिकॉल ऑफिशियल्स लाइक गवर्नर एंड एम्बेसडर। ही एक्सरसाइजेज दिस पावर ऑन द एडवाइस ऑफ। भारत के राष्ट्रपति के पास राज्यपाल और राजदूत जैसे अधिकारियों को पद से हटाने या वापस बुलाने की शक्ति है। वह इस शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसकी सलाह पर करता है? ऑब्वियस है, भारत के राष्ट्रपति यह शक्ति का प्रयोग केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, यानी बी इसका राइट आंसर है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगला सवाल, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन द पावर टू प्रोमलगेट एन ऑर्डिनेंस इज गिवन टू द प्रेसिडेंट अंडर विच आर्टिकल? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, जब संसद सत्र नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत प्रदान की गई है? तो अध्यादेश जो होता है यह एक अस्थायी कानून के रूप में कार्य करता है, अस्थायी कानून के रूप में कार्य करता है। ठीक है, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 याद रखिएगा, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसकी अवधि जो होती है, अधिकतम अवधि यह 6 माह होती है, 6 मंथ। उसके बाद उसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है, संसद में इसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है, आर्टिकल 123। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस एडवाइजरी कैपेसिटी द एडवाइस ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट इज डैश। अपनी सलाहकार क्षमता में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह मानी जाती है। ऑप्शन है, राष्ट्रपति के लिए यह बाध्यकारी है, केवल सुझावात्मक और गैर बाध्यकारी, केवल आर्थिक मामलों तक ही सीमित है, या निचले सदन के स्पीकर के द्वारा खारिज है। तो मैंने पहले ही बताया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में भारत के राष्ट्रपति को केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह यह मानना बाध्यकारी होता है। तो ए इसका राइट आंसर है, बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। 42वें संविधान संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है। अगला सवाल, हाउ डज द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हिज एग्जीक्यूटिव फंक्शन इन डिसीजन मेकिंग? भारत का राष्ट्रपति निर्णय लेने के संबंध में अपने कार्यकारी कार्यों का प्रयोग किस प्रकार करता है? ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। मैंने कई बार बताया आपको, आर्टिकल 74 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। तो ए इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू डिसॉल्व व्हिच हाउस ऑफ पार्लियामेंट। राष्ट्रपति के पास संसद के किस सदन को भंग करने की शक्ति होती है? ऑप्शन है राज्यसभा और लोकसभा दोनों, ओनली लोकसभा, यानी बी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है, तो बी इसका राइट आंसर है। विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट्स पावर टू समन पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय राष्ट्रपति की संसद के आह्वान करने की शक्ति का सही वर्णन करता है? ऑप्शन है वर्ष में कम से कम 2 बार, संविधान के आर्टिकल 85 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति संसद का सत्र वर्ष में कम से कम 2 बार बुलाने के लिए बाध्य है। याद रखिएगा, अंतराल 6 माह से अधिक ना हो, 6 माह से अधिक ना हो सकता हो, अधिक नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए। अगला सवाल है, आर्टिकल 59(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन विच प्रोविजन रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट। संविधान के अनुच्छेद 59(3) में राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा प्रावधान है? आर्टिकल 59(3) जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति के वेतन और विशेषाधिकार के प्रावधान हैं। डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति का वेतन अपने पद पर रहते हुए या अन्य निर्धारित भत्ते और विशेषाधिकार जो हैं वह आर्टिकल 59(3) के अंतर्गत आते हैं, तो डी इसका राइट आंसर है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द प्रेसिडेंट रोल इन फॉरेन अफेयर्स। विदेशी मामलों में राष्ट्रपति की भूमिका का सही वर्णन कौन सा है? ऑप्शन है राष्ट्रपति राजदूतों की नियुक्ति करता है और अपने नाम से राजनयिक कार्य संचालित करता है। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान के व्यवहार के अनुरूप राष्ट्रपति ही औपचारिक रूप से किसके राजदूतों की नियुक्ति करते हैं, और जितने भी भारत की ओर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जितने भी संधि या औपचारिक प्रतिनिधित्व होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम होते हैं, तो ए इसका राइट आंसर है। द प्रेसिडेंट पावर टू सीक द ओपिनियन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन द लीगल मैटर इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल। विधि के प्रश्नों पर सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने की शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति किस अनुच्छेद में है? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कोई भी विधि से संबंधित या कानून से संबंधित कोई भी राय अगर लेना हो राष्ट्रपति को, तो वह सर्वोच्च न्यायालय की राय लेते हैं आर्टिकल 143 के अनुसार। याद रखिएगा, आर्टिकल 226 इसके अंतर्गत हाईकोर्ट रिट जारी करता है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है, ठीक है। आर्टिकल 136 इसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा अपील की विशेष अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील की विशेष अनुमति है। और आर्टिकल 131 इसमें क्या है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो प्रारंभिक अधिकारता है, प्रारंभिक जो उसका अधिकार है उसका विवरण दिया गया है। तो याद रखिएगा 143 आर्टिकल 143 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने के लिए राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अगला सवाल, हुज एसेंट इज नेसेसरी फॉर ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल टू बिकम एन एक्ट। किसी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है? हमें पता है कि जब भी संविधान संशोधन विधेयक को अधिनियम बनाया जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति का साइन होना आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। इसकी शक्ति आर्टिकल 111
111 में निहित है। अनुच्छेद 111 में अधिनियम बनाने के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। संसद के दोनों सदनों के द्वारा जब कोई विधेयक पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति के सिग्नेचर के साथ ही वह अधिनियम बन जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु अपॉइंट्स द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, जिसे कहते हैं एसएटीज, राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आपको पता है राज्य से संबंधित जो भी एसएटी हैं उसकी नियुक्ति संबंधित भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद भारत के राष्ट्रपति संबंधित राज्य के परामर्श से उसकी नियुक्ति करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग द गवर्नर, उसके बाद जो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है उसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का भाग नहीं होता है। तो आपको सबसे पहले जानना है कि निर्वाचक मंडल में भाग कौन कौन होते हैं। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधी विवरण है, ठीक है, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है जिसमें लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य याद रखिएगा, इसमें मनोनीत नहीं होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रत्येक विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और दिल्ली और पुडुचेरी, चूँकि यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और पुडुचेरी, तो इनके भी निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं, दिल्ली और पुडुचेरी, ठीक है। अब सवाल में पूछा गया कौन इसमें शामिल नहीं होते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, इसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स शामिल नहीं होते हैं। तो बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द डेलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय डैश एंड वर्क विद द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। परिसीमन आयोग, जिसे डेलिमिटेशन कमीशन कहते हैं, इसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है और भारत के निर्वाचन आयोग के सहयोग से यह कार्य करता है। परिसीमन आयोग जो कि क्लोजली रूप से निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम होता है, इसकी नियुक्ति परिसीमन आयोग की नियुक्ति आर्टिकल 82 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह एक प्राधिकरण के रूप में है जिसके आदेश को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है, भारत के राष्ट्रपति। अगला सवाल, हुज टेन्योर एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज द शॉर्टेस्ट। भारत के राष्ट्रपति के रूप में निम्नलिखित में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा था? ऑप्शन है जाकिर हुसैन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में इनका सबसे छोटा कार्यकाल है 1967, 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक इनका कार्यकाल रहा है, ठीक है। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी का था। सबसे छोटा कार्यकाल वीवी गिरी मात्र 78 डेज का। तो यह पूछा भी जा सकता है कि रेगुलर कार्यकाल तो जाकिर हुसैन का है सबसे छोटा कार्यकाल, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वीवी गिरी का कार्यकाल सबसे छोटा है,
मात्र 78 डेज का। तो ए इसका राइट आंसर है जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल रिलेट्स टू द प्रेसिडेंट राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द हाउस ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के सदनों में अभिभाषण और उन्हें संदेश भेजने के अधिकार से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 86। आर्टिकल 86 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में अभिभाषण करने या उन्हें संदेश भेजने के अधिकार का विवरण है। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल डील विद द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में, आर्टिकल 53 में, जो कि संघ की कार्यपालिका शक्ति से संबंधित है, इसके अनुसार जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है, संघ की कार्यपालिका शक्ति है, वह राष्ट्रपति में निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करता है। तो सी इसका राइट आंसर है आर्टिकल 53। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ की कार्यकारी शक्ति से संबंधित है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 53। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्टोरल कॉलेज दैट इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ हुम। निर्वाचक मंडल जो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव करता है, इसका गठन कौन करता है? तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा, हमने पहले ही बताया है, राष्ट्रपति के चुनाव के संबंधित प्रावधान आर्टिकल 54 में है। आर्टिकल 54 में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति का चुनाव जो कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, संसद मीन्स लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा और राज्यसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य के द्वारा निर्वाचक मंडल जो राष्ट्रपति का चुनाव करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ 1 इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। बिल्कुल सही है, अभी अभी बताया। भारत के राष्ट्रपति के लिए एक निर्वाचक मंडल का राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट है, हु एमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, थर्ड है इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड फोर्थ है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो आपको पहले भी मैंने बता रखा है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन के सदस्य शामिल होते हैं? तो इसमें होते हैं सिर्फ इलेक्टेड सदस्य 1, 2 और 3, ऑल मेंबर ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा और इलेक्टेड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो बी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल रिलेट्स टू द प्रेसिडेंट स्पेशल एड्रेस टू पार्लियामेंट। कौन सा अनुच्छेद संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? जो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 87 में संसद में राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद, लोकसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद तथा प्रत्येक वर्ष के
प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में संसद के दोनों सदनों में ये अभिभाषण होता है, जो कि संसद को उसके आह्वान का यानी संसद को क्यों बुलाया गया है इसके बारे में बताया जाएगा, जिसमें सरकार के आगे की नीतियों और योजनाओं के बारे में विवरण होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा। डी आर्टिकल 87 इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल डील विद द ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के शपथ और प्रतिज्ञान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो शपथ का विवरण है आर्टिकल 60 में सी आर्टिकल 60, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति का जो शपथ है मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस के द्वारा, और अगर चीफ जस्टिस उपलब्ध ना हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस जो होते हैं CJI, तो उनके द्वारा इनका शपथ होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन। भारत में संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? मैंने पहले भी बताया, राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होते हैं। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद होता है। 53 में आर्टिकल 53 में यह उल्लेख है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और इसका प्रयोग वह प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। तो सवाल इम्पोर्टेंट है, ए इसका राइट आंसर है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? ठीक है, राष्ट्रपति। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 53 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन आर वेस्टेड इन हुम। तो यह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राष्ट्रपति कहलाते हैं। हु गिव्स द स्पीच ऑन राजपथ ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर भाषण कौन देता है? याद रखिएगा, अब इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ हो गया है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस के अवसर पर, जो कि 26 जनवरी के द्वारा होता 26 जनवरी को होता है, 26 जनवरी के होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर ध्वज फहराते हैं और भाषण देते हैं। पहली बार 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया था। इसी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। उस टाइम इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। लेकिन अब गणतंत्र दिवस जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 जनवरी को मनाया जाता है, और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, डी इसका राइट आंसर है। विच आर्टिकल डिस्क्राइब द वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के निषेधाधिकार का वर्णन किस अनुच्छेद में है? वीटो का पावर, याद रखिए, राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है। यह आर्टिकल 111 अनुच्छेद 111 में वीटो का अधिकार होता है। वीटो के अंतर्गत क्या करते हैं? राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार के वीटो होते हैं। एक कहलाता है पूर्ण वीटो, सेकंड निलंबन वीटो, एंड थर्ड कहलाता है पॉकेट वीटो। पूर्ण वीटो में क्या होता है? तो पूर्ण वीटो में विधेयक पर सहमति को रोकने के लिए राष्ट्रपति पूर्ण वीटो रोकते हैं। विधेयक पर सहमति रोकने के लिए, यानी ठीक है, उन्हें वह विधेयक से सहमत नहीं है तो इसके लिए पूर्ण वीटो का प्रयोग करते हैं। सेकंड है निलंबन वीटो। इसमें क्या होता है? विधानमंडल के द्वारा पारित हो जाता है कोई विधेयक,
लेकिन राष्ट्रपति चाहते हैं कि इसे पुनर्विचार किया जाए विधानमंडल में ही, तो पुनर्विचार के लिए वापस विधानमंडल भेज देते हैं, वापस भेज देते हैं। तो यह निलंबन वीटो कहलाता है। पॉकेट वीटो में क्या होता है, इस पर विधेयक पर कार्रवाई ना करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, यानी इस पर विधेयक पर कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। यह आर्टिकल 111 में निहित है। आर्टिकल 1 to 3 गिव्स द पावर टू प्रोमलगेट द ऑर्डिनेंस टू होम। अनुच्छेद 123 अध्यादेश जारी करने की शक्ति। हमने पहले ही बताया था कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं आर्टिकल 1 to 3 के द्वारा। राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राष्ट्रपति 123 में करते हैं, राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश जारी करते हैं, ठीक है, और राज्यपाल 213 में। तो यह याद रखिएगा, सवाल पूछा जाता है और इसे याद करना आसान है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी विच वन इज नॉट एमंग देम। राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपातकाल घोषित कर सकते हैं, इनमें से कौन सा इनमें से नहीं है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 350 जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है, आर्टिकल 350। वित्तीय आपात आर्टिकल 360, यानी राष्ट्रीय आपात तब लगाया जाता है जब कोई युद्ध या बाह्य आक्रमण हो, बाहर से कोई आक्रमण कर दिया हो तो राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वित्तीय आपातकाल जब फाइनेंशियल मतलब वित्त का कोई इशू हो, हालांकि यह अभी तक नहीं लगाया गया है, फाइनेंस से रिलेटेड है, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 में है। और राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। जब राज्य में प्रशासनिक विफलता हो गया हो तो राष्ट्रपति राज्यपाल को समस्त विधायी शक्ति दे देते हैं और राज्यपाल ही राष्ट्रपति के द्वारा शासन चलाता है। तो सी हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, यह कोई आपातकाल नहीं है। तो डी इसका राइट आंसर है। सवाल में पूछा गया कौन सा नहीं है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सी शर्त राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होने के लिए अनिवार्य नहीं है। पहला है संसद में 10 वर्ष का अनुभव होना, भारत का नागरिक होना, लाभ का पद नहीं होना, 35 वर्ष की आयु पूर्ण होना। तो राइट आंसर होगा ए, 10 वर्ष की बाध्यता, 10 वर्ष का संसद में 10 वर्ष का अनुभव, यह कोई योग्यता के अंतर्गत नहीं आता है। राष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और कोई भी लाभ के पद पर ना हो। तो ए इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला है वह प्रधानमंत्री और मंत्रालय की परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, सही है। वह रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है, सही है। वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकता है, यह गलत है, यानी डी इसका राइट आंसर है। कौन सा सत्य नहीं है, तो आपको पता होगा सर्वोच्च संवैधानिक औपचारिक पद राष्ट्रपति के पास होता है। संवैधानिक पद प्रेसिडेंट का होता है। आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो डी इसका राइट आंसर है। हु इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ इंडिया। भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो ये होते हैं राष्ट्रपति। द प्रेसिडेंट कैन नॉमिनेट 2 मेंबर ऑफ विच कम्युनिटी टू द लोकसभा। राष्ट्रपति किस समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा में नामांकित कर सकते हैं। हालांकि यह नियम अब हटा दिया गया है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। राष्ट्रपति आर्टिकल 331 अनुच्छेद 331 के अनुसार 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। 2
एंग्लो इंडियन को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। ये मुख्य रूप से साहित्य, विज्ञान, कला या सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव जिनके पास हो, ऐसे 12 व्यक्तियों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकते हैं। वर्तमान में 104वां संविधान संशोधन के द्वारा यह जो विधि है उसे समाप्त कर दिया गया है। संशोधन के द्वारा यह समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। अब इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आप उसको ध्यान रखिएगा, खुद भी आंसर कीजिए, कमेंट में बताइए सबसे पहले कि आपका आंसर क्या होगा, जिससे आपकी डिसीजन मेकिंग की जो कैपेसिटी है वो और बेहतर बनेगी। आर्टिकल 72 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला है राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति। बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन ही सही है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास किसी की सज़ा को क्षमा कर सकते हैं, उसके लघुकरण की शक्ति भी है, यानी उसे छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, या उसे सस्पेंड भी कर सकते हैं। अगर कोई सज़ा हो और राष्ट्रपति को लगे कि इस सज़ा को सस्पेंड किया जा सकता है तो राष्ट्रपति के पास क्षमा करने की भी शक्ति होती है। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर है। अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट ग्रांट पार्डन और कम्यूट डेथ सेंटेंस। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मृत्यु दंड को क्षमा या कम कर सकते हैं? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल 72 में। विच आर्टिकल रिलेट्स टू द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो भारत के राष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 56 में कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। अमूमन राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 ईयर्स का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। आर्टिकल 53 में मैंने पहले भी बताया, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, आर्टिकल 55 में जो निर्वाचन की पद्धति है उसका विवरण है। ठीक है, तो याद रखिएगा आर्टिकल 54 और 55 में। ठीक है, इसका आंसर होगा डी। द प्रोसीड्योर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट इज मेंशन्ड इन विच आर्टिकल। राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया, जब भी राष्ट्रपति पर संविधान के आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किया जाता है। याद रखिएगा, महाभियोग संसद के द्वारा यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जो कि संसद के किसी भी सदन में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसमें महाभियोग लाया जा सकता है। राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। इन विच इंडियन स्टेट हैज प्रेसिडेंट रूल नेवर बीन इम्पोज्ड। किस भारतीय राज्य में कभी भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? ऑप्शन है तमिलनाडु, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड। तो आर्टिकल 356 जिसमें राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है 356 में, तो यह अभी तक छत्तीसगढ़ में एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ है, बाकी सभी राज्यों में हो चुका है। अरेंज द फॉलोइंग प्रेसिडेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर टेन्योर। यह सवाल एसएससी के क्वेश्चन में भी पूछा गया है, जिसमें यह क्रम सजाने के लिए बताया गया। फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी, जाकिर हुसैन या ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, तो ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल कितना है?
तो इनका कार्यकाल रहा है 1982 से 1987। ठीक है। संजीव रेड्डी 77 से 82, नीलम संजीव रेड्डी, इनका कार्यकाल रहा है 1977 से 1982। ठीक है। उसके बाद फ़खरुद्दीन अली अहमद, फ़खरुद्दीन अली अहमद का कार्यकाल रहा है 1974 से 77, 1974 से 77। अब रह गए जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच रहा। ठीक है। तो अगर इसे क्रम से सजाएं तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है 4213, डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, इफ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट आर एब्सेंट हु परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? आसान सा सवाल है। जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हों तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। अगर CJI उपलब्ध न हो तो वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यभार के रूप में कार्य करेंगे। हु एडमिनिस्ट्रेटर द ओथ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? तो ये भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI ऑफ इंडिया कराएंगे। विच वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट आफ्टर सेकेंड प्रेफरेंस वोट काउंटिंग? भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे जिन्हें द्वितीय वरीयता मतगणना से राष्ट्रपति चुना गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वीवी गिरी ऐसे पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के चुनाव में द्वितीय वरीयता मतगणना की गई थी और इसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। 1975 में 1975 में वीवी गिरी को भारत रत्न भी मिला था। याद रखिएगा, वीवी गिरी जो हैं वह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति और चौथे राष्ट्रपति बने। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, वीवी गिरी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? ऑप्शन है चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश या राज्यों के राज्यपाल। तो पहला ही ऑप्शन है राज्यों के मुख्यमंत्री। इसकी नियुक्ति संबंधित राज्यों के राज्यपाल करते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यों के राज्यपाल, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 124 के अंतर्गत, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155 के अंतर्गत, ठीक है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति आर्टिकल 217 के अनुसार किया जाता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्लियर है? ए इसका राइट आंसर है। हु आर द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? आप लोगों को पता होगा, पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थी, जिनका नाम प्रतिभा देवी पाटिल था। इनका कार्यकाल 2007 से 2012 तक का था। ठीक है, इस पर सवाल पूछे जाएंगे, इसको याद रखिएगा। 2007 से 2012 तक यह भारत की राष्ट्रपति रही थी। ठीक है, नेक्स्ट ये सवाल पूछा गया आरपीएफ कांस्टेबल में, जिसमें यह सवाल बताया गया है कि प्रतिभा देवी पाटिल कब से कब तक भारत के राष्ट्रपति रही हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। व्हेन डिड प्रतिभा पाटिल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? अभी अभी बताया, 2007 से 2012 तक प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी।
हु इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया? भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति सैन्य बलों का सर्वोच्च सेनापति होते हैं। ठीक है, थल, जल और वायु तीनों सेना का प्रमुख कहलाते हैं राष्ट्रपति। युद्ध की समाप्ति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन यह संसद के अनुमति के अनुसार होता है। तो बी इसका राइट आंसर है। हु वाज द फोर्थ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था, वेंकट गिरी। वेंकट गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति रहे और तीसरे उपराष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। प्रणब मुखर्जी टुक ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन 25 जुलाई 2012। अब याद रखना यह भी जरूरी है कि प्रणब मुखर्जी भारत के राष्ट्रपति कब से कब तक रहे थे? तो यह 2012 से 2017 के बीच रहे और यह भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में जाने गए। प्रणब मुखर्जी 13वें राष्ट्रपति रहे। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। क्रम याद रखिएगा, कई बार सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट ही सवाल है, देख सकते हैं आप कि रामनाथ कोविंद भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति थे? रामनाथ कोविंद वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इनका क्रम था 14वां। ठीक है, 14वां राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अगला सवाल, विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नोन एज द मिसाइल मैन? भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो ऑब्वियस है, आसान सा सवाल है, एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से लेकर 2007 तक यह भारत के राष्ट्रपति के रूप में राष्ट्रपति रहे। ठीक है, इनका दिल का दौरा पड़ने पर कहाँ हुआ था? मेघालय में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ए इसका राइट आंसर है। इन इंडिया ऑल बिल पास बाय द बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट बिकम लॉ ओनली आफ्टर द अप्रूवल ऑफ इंडिया। भारत में लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा पारित सभी विधेयक किसके राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून बन जाते हैं? तो डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कोई भी विधेयक कानून बन जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव द भारत रत्न बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, और एक है एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि सवाल में नहीं है। तो ऐसे दो राष्ट्रपति रहे, दो प्रेसिडेंट जिन्हें राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न दिया गया था। एक थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरा एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम जिन्हें भारत रत्न दिया जा चुका था। ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न दिया गया था और एपीजे अब्दुल कलाम को 1997 में। ठीक है, अगला सवाल, हु सक्सीडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? बहुत अच्छा सवाल है। उनके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद भारत के राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर इन द लोकसभा एंड राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? मैंने अभी बताया था आपको कि यह व्यवस्था हालांकि अब समाप्त कर दी गई मनोनयन का, लेकिन लोकसभा के दो सदस्यों को, लोकसभा के दो जो कि एंग्लो इंडियन समुदाय से संबंधित था, एंग्लो इंडियन के 2 सदस्यों को लोकसभा में और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, यानी कुल 14 सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता था। लोकसभा के अंतर्गत जो मनोनयन होता था वह आर्टिकल 331 के अनुसार। ठीक है, अब यह प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है और राज्यसभा में आर्टिकल
81 के अनुसार। ठीक है, लेकिन याद रखना जरूरी है, सवाल इस पर अभी भी आते हैं। अंडर प्रेसिडेंट रूल इन ए स्टेट द स्टेट बजट इज प्रेजेंटेड बिफोर। राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य का बजट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। तो जब भी राष्ट्रपति शासन होता है तो किसी राज्य का बजट जो होता है वह लोकसभा में पेश किया जाता है। काफ़ी यूनिक सवाल है, याद रखिएगा। इनका बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है क्योंकि राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत राष्ट्रपति उस राज्य का प्रशासन जो है वह राज्यपाल के अधीन कर लेते हैं और राष्ट्रपति के द्वारा उसका शासन चलाया जाता है और राज्य का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैड द लॉन्गेस्ट टेन्योर। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 26 जनवरी 1950 से लेकर 13/5/1962 तक, 13 मई 1962 तक, यानी लगभग 12 साल 2 बार राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल इनका रहा है। ठीक है, तो यह 2 बार चुने गए थे, तो ए इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, फॉर हाउ लॉन्ग डज ए प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस रिमेन इन फोर्स। राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रहता है? हम लोगों ने बताया था अभी आपको कि राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वह 6 महीने तक अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल 123 के अंतर्गत, जिसे 1, 2, 3 भी कहा जाता है, राष्ट्रपति संसद के सत्र में ना होने पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं और यह शक्ति उनके पास आर्टिकल 1, 2, 3 के अंतर्गत आता है। हालांकि यह 6 माह तक ही चलता है और संसद के सत्र में आने के बाद इसका अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए जो न्यूनतम आयु है वह 35 वर्ष है। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए, आवश्यक है, कोई लाभ का पद ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेसेसरी क्वालिफिकेशन टू द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है? ठीक है, तो यह था उच्च शिक्षित होना, ऐसी कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। बिफोर बिकमिंग द 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद सर्व एज। भारत के 14वें राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ थे? तो ये बिहार के राज्यपाल थे। काफ़ी सवाल पूछा गया इस पर। राज्यपाल रामनाथ कोविंद बिहार के राज्यपाल थे जब वो भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे। बिफोर बीइंग नॉमिनेटेड एज द एनडीए कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंसी रामनाथ कोविंद रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ। राष्ट्रपति पद के लिए नामित होने से पहले रामनाथ कोविंद ने बिहार के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया था। हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1967 से 1969 के बीच था। सबसे कम जो इनका सबसे छोटा कार्यकाल रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन का। इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद बिलोंग टू विच स्टेट। तो रामनाथ कोविंद किस राज्य से संबंधित थे? तो ये उत्तर प्रदेश के कानपुर से संबंधित हैं और राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल रहे थे, बिहार के राज्यपाल। ठीक है, रामनाथ कोविंद डिफीटेड होम इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन। रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति चुनाव में किसे पराजित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है मीरा कुमार। मीरा कुमार जो कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी, तो इन्हें पराजित करके रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बने थे। यह क्यों कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रपति
की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी है? वाई इट इज सेड दैट द पॉकेट ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट इज बिगर देन दैट ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट? काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है। तो भारतीय राष्ट्रपति जो है वह किसी विधेयक पर अनिश्चित काल तक कोई भी कार्रवाई किए बिना रोक लगा सकता है। द इंडियन प्रेसिडेंट कैन कीप ए बिल पेंडिंग इंडिफिनिटली विदाउट एक्शन। तो ए इसका राइट आंसर है, जिसके कारण राष्ट्रपति की जेब अमेरिकी राष्ट्रपति से बड़ी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि उसके पास यह पावर है कि कोई भी विधेयक को अनिश्चित काल तक बिना कोई कार्रवाई को रोक सकता है। ठीक है। विच प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यूज द पॉकेट वीटो इन 1986 रिगार्डिंग द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट? 1986 में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर पॉकेट वीटो किस राष्ट्रपति ने लिया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था 1986 में। ज्ञानी जैल सिंह ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था, जिसमें संसद के द्वारा पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया था। कोई निर्णय नहीं लिया। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है, ज्ञानी जैल सिंह। अगला सवाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया कैन बी डिक्लेयर्ड बाय? भारत में आपातकाल 3 तरह के होते हैं, जिसकी घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द 5-year टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम? राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किस दिन से शुरू हो जाती है? तो जिस दिन से राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर है, द डे ही एज्यूम्स ऑफिस, जिनसे वह पदभार ग्रहण करते हैं। इनका कार्यकाल आर्टिकल 56 में कार्यकाल का विवरण है। जो राष्ट्रपति का कार्यकाल है वह आर्टिकल 56 में है, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। तो सी इसका राइट आंसर है। हु डिसाइड डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद होता है उसमें अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट का होता है। तो डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में अगर कोई विवाद हो तो अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ही लेगा। डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम इन इंडिया? एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत में किसी पद का चुनाव होता है तो वह है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से किया जाता है। तो बी इसका राइट आंसर है। फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम योर लिस्ट, विच ऑफिस इन इंडिया इज इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल? यह भी हो चुका है, राष्ट्रपति। तो यह था राष्ट्रपति पर बेस्ड क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।